सुजय शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है फर्स्ट कंपैरिजन। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। लिख लीजिए पहले थ्योरी वाला पार्ट, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, let summation un and summation vn be two positive term series such that summation vn is convergent and second, there exists m which belongs to n such that un is less than equals to vn for every n greater than equals to m. Then summation un is convergent or test for divergence. Let summation un and summation vn be two positive term series such that summation vn is divergent. Second, there exists m which belongs to natural number such that un is greater than equals to vn for every n greater than equals to m. Then summation un यानी सीरीज un is divergent. तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या कह रहा है, आपके पास दो सीरीज है un और vn। हमको अगर मालूम है कि vn ये कन्वर्जेंट सीरीज है, कैसी सीरीज है, जो जाके कन्वर्ज करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पे। अगर आपका un ये लेस देन आए या इक्वल आए vn के साथ और एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए, जहां पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अगर vn आपका कन्वर्ज कर रहा है तो un भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये होता है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। सेकेंड, कि अगर आपको डाइवर्जेंस प्रूव करना है, un और vn दो पॉजिटिव सीरीज दी हुई है आपको, तो आप क्या करेंगे, vn एक ऐसी सीरीज लेते हैं जो डाइवर्ज करे और हम बताएंगे कि एक m नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए un ग्रेटर देन इक्वल है vn से फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट आपको क्या करना है, जो भी आपकी सीरीज un दी हुई है इसके हिसाब से आप एक ऐसी सीरीज vn डिफाइन करते हैं जो हमको मालूम होता है कि वो कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। हम देखते हैं दोनों में से हम कौन सा ले रहे हैं। अगर हम vn ऐसा वाला ले रहे हैं जो कन्वर्ज कर रहा है तो हम दिखाएंगे कि un की टर्म लेस आ रही है vn से, लेस या लेस देन इक्वल्स टू आ रही है vn से। किसके लिए, कोई तो भी एक नेचुरल नंबर m के लिए।
आ रही है। और सेम चीज अगर हमने लिया है कि वी एन क्या है, डाइवर्ज कर रहा है, तो हम दिखाएंगे कि यू एन की जो टर्म है ये कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन है। तो जब डाइवर्ज कर रहा है तो हमको यू एन को ग्रेटर देन इक्वल दिखाना है, और जब कन्वर्ज कर रहा है तो लेस देन इक्वल टू वी एन दिखाना है। याद रखेंगे, बस इसमें अभी इतना याद रखो, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी क्या याद रखना है, हमको समेशन यू एन एक सीरीज दी रहेंगे, हम समेशन वी एन एक नई सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमको मालूम रहेगा कि ये डाइवर्ज कर रही है कि कन्वर्ज कर रही है। अगर हमने ऐसी सीरीज ली जो कन्वर्ज कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि यू एन की जो टर्म है ये लेस देन इक्वल टू आ जाए वी एन से, किसी तो भी एक नंबर m के लिए। m क्या है, नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। और अगर मैंने समेशन वी एन को इस तरीके से लिया है कि वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो मैं दिखाऊंगा कि यू एन की जो टर्म्स है वो कैसे आएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आएंगी, किसके साथ, वी एन के साथ। याद रखेंगे। तो आपकी जो टर्म होती है ये भी आपको दिखाना जरूरी रहता है कि यू एन की जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन आना चाहिए, कब, जब हमको डाइवर्जेंट प्रूव करना है। यू एन की जो टर्म है वो लेस देन इक्वल आना चाहिए, किसके साथ, वी एन के साथ, अगर हमको कन्वर्ज प्रूव करना है। बस अभी को इतना याद रखो, जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक बार में पूरा थ्योरी पार्ट निपटाते हैं, फिर एक बार में क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट डाल दीजिए हेडिंग, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप। इस पे लिखिए पहला, let summation un and summation vn be two positive term series such that limit un अपॉन वी एन, सिर्फ लिमिट यू एन अपॉन वी एन लिखे, चाहे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ जाए एल विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन फर्स्ट द टू सीरीज समेशन यू एन and summation vn have identical behaviors in relation to convergence। सेकेंड, if L की वैल्यू आ जाए 0 and if summation Vn is convergent then summation Un is convergent। क्या कह रहा है, हम लोग क्या करेंगे, दो सीरीज लेंगे यू एन वी एन, दोनों को कर देंगे डिवाइड, इस पे लगा देंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी दोनों की एन टर्म को आपने डिवाइड किया और उस पे लगा दिया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर एक फाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है, इक्वल टू एल लिखा हूं, यानी कैसी वैल्यू आ गई है, फाइनाइट वैल्यू एल आ जाए, तो अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर एक सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो दूसरी सीरीज भी डाइवर्ज करेंगे। याद रखेंगे, यानी दोनों का बिहेवियर कैसा रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, यानी अगर एक कन्वर्ज करे तो दूसरी भी कन्वर्ज करेंगी, दूसरी कन्वर्ज करेगी तो पहली भी कन्वर्ज करेंगी, पहले अगर डाइवर्ज करे तो दूसरी भी डाइवर्ज करेंगी, दूसरी डाइवर्ज करेंगे तो पहली भी डाइवर्ज करेंगे। याद रखेंगे। और अगर ये एल की वैल्यू फाइनाइट है बट
जीरो आए, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होगा कि अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। कब? जब जीरो आ जाए इसका आंसर अगर जीरो आ जाए एल के जगह, और आपको मालूम है कि वी एन कन्वर्जेंट है तो ही यू एन कन्वर्जेंट होगा। याद रखेंगे, तो इतने थ्योरी वाले पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला कि हम लोग जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, हमको यूएन एक सीरीज दी होती है, हम वीएन एक सीरीज अज्यूम करते हैं जो हमको मालूम होता है कि वो कन्वर्ज करेंगे कि डाइवर्ज करेंगे। तो हमको कैसे मालूम रहेगा? क्योंकि हम दो इंपॉर्टेंट सीरीज को याद रखते हैं। जो पहली सीरीज हम याद रखते हैं वो है ज्योमेट्रिक सीरीज। कौन सी सीरीज याद रखते हैं? ज्योमेट्रिक सीरीज। लिखिए, द पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब आर का पावर n, where 0 is less than equals to r, is convergent if and only if r is less than 1। मतलब आपको कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट रहेंगी, पहला तो जो कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अभी पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी माइनस साइन नहीं दिख रहा है, और आपके आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, यानी जो आपका कॉमन रेशियो निकालते हैं आप, ये जो आर रहता है दो टर्म, देखो पहले वाले पे आर मल्टीप्लाई किया तो दूसरी टर्म मिली, फिर दूसरी टर्म में फिर से आर मल्टीप्लाई किया तो तीसरी टर्म मिली, तीसरी टर्म में फिर से आर मल्टीप्लाई किया तो चौथी टर्म मिली। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? आर है। अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो ये वाली सीरीज हमेशा कैसी रहेंगी? कन्वर्जेंट रहेंगी। तो आपको याद रखना है, कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दिखे जहां पे आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो सीरीज हमेशा कैसी रहेंगी? कन्वर्जेंट रहेंगी। और दूसरी सीरीज जो आपको याद रखना है उसको हम बोलते हैं द लैम्बडा सीरीज, या तो जनरलाइज्ड हार्मोनिक सीरीज। द positive term series summation 1 upon n lambda is convergent if and only if lambda is greater than 1। याद रखेंगे। तो ये सीरीज कौन सी सीरीज? 1 अपॉन एन का पावर लैम्बडा, ये कैसी रहेंगी? कन्वर्जेंट रहेंगी। कब? जब लैम्बडा रहेगा ग्रेटर देन 1। मतलब ये कैसी रहेंगी? डाइवर्जेंट रहेंगी। कब? जब लैम्बडा रहेगा लेस देन या इक्वल टू 1। याद रखेंगे पक्के में। यहाँ पे लैम्बडा एक तो कैसा होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है, और लैम्बडा की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 के बीच में या 1 है तो सीरीज कैसी रहेंगी आपके लिए? डाइवर्जेंट रहेंगी। लेकिन अगर आपका लैम्बडा ग्रेटर देन 1 है तब ये सीरीज कैसी रहेंगी? कन्वर्जेंट रहेंगी। तो अब मैं Vn जो लूंगा, ठीक है, Vn को मैं हमेशा क्या लूंगा? या तो 1 अपॉन एन लैम्बडा के फॉर्म में कोई सीरीज लूंगा, या तो फिर मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लूंगा, जैसे AR स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप की कोई सीरीज लूंगा। अगर यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 का मिलता है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? एली सीरीज को क्या अज्यूम करूंगा? एज अ कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन अगर ये आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो डाइवर्जेंट सीरीज। 1 अपॉन एन लैम्बडा की टर्म से, अगर यहाँ पे लैम्बडा ग्रेटर देन 1 आ गया तो कैसी सीरीज रहेंगी?
कन्वर्जेंट सीरीज। लेकिन अगर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया तो कैसी रहेंगी, डाइवर्जेंट सीरीज। याद रखेंगे पक्के में, यानी अगर 1 अपॉन एन का पावर 1 लिया, ये वाली सीरीज कैसी है, यहाँ पे लैम्डा का पावर है 1, तो कैसी सीरीज हो गई, डाइवर्जेंट। 1 अपॉन एन का पावर 3/2 लिया मैंने, 3/2 कितना है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अगर मैंने लिया 1 अपॉन एन का क्यूब, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 3 है, 1 से बड़ी है, तो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन मैंने लिया 1 अपॉन एन का पावर 1/2, तो एन का पावर क्या है, 1/2 है, यानी 1 से छोटा है, तो वाली सीरीज कैसी आएंगी, डाइवर्जेंट आएंगी। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। प्लीज इतनी चीजें याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। और कुछ लिमिट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिख लीजिए जो आपको याद करना है। पहला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1। सेकेंड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n अपॉन n, इसकी वैल्यू आती है 0। तीसरा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n टू द पावर n, इसका आंसर आता है e टू द पावर x। चौथा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n का पावर p, इसका आंसर आता है 1, वेयर p इज अ फाइनाइट नंबर, जहां पे p क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है। बस इतने फॉर्मूले याद रख लो, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले, 4 में से कोई भी अगर आपको फॉर्म दिखे तो याले फॉर्मूला आप कोई भी एग्जांपल में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पहला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n, n के जगह अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो यहाँ पे फॉर्म क्या बन रहा है, इंफिनिटी टू द पावर 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, किसी भी चीज का पावर 0, क्या आता है आंसर, 1 आता है। फिर उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आगे रख लो, log n अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, 0 आती है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n का पावर n, इसका आंसर क्या आता है, e टू द पावर x आता है। n के जगह इंफिनिटी रख के देखो तो क्या आएगा, 1 प्लस x अपॉन इंफिनिटी, x अपॉन इंफिनिटी कितना होगा, किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड किए तो 0, टू द पावर n, टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंफिनिटी। तो जब भी फॉर्म बन रहा है 1 के पावर इंफिनिटी का, तो हम आंसर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, e का पावर x लिख रहे हैं। याद रखेंगे तो यहाँ फॉर्म भी याद रख लेना ताकि आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n का पावर p, n के जगह इंफिनिटी रखो, 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 का पावर p, तो आ गया 1 का पावर p। अगर p एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 का पावर क्या आया था, इंफिनिटी, तो हमने क्या आंसर लिखा, e का पावर x। लेकिन अगर p एक फाइनाइट नंबर है तो 1 का कोई भी फाइनाइट पावर क्या आता है, आंसर 1 आता है। तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहली चीज क्या याद रखना है, अगर un vn ये दो आपको सीरीज दी हुई है, असल में हमको एक un सीरीज दी रहती है, vn तो हम बनाते हैं। अगर vn कन्वर्जेंट है और आपके un की टर्म लेस देन इक्वल है vn के साथ किसी एक नेचुरल नंबर m के लिए, सच दैट एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, यानी कंडीशन ट्रू होल्ड होती है, तो आपकी सीरीज un भी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। है कौन सी टेस्ट है ये, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फिर समेशन un, ये एक सीरीज आपको दी हुई है, आपने समेशन vn ये एक सीरीज अज्यूम किया, किस तरीके से कि हमने समेशन vn यानी सीरीज कैसी ली है, डाइवर्जेंट ली है। तो अगर हमको un को डाइवर्जेंट दिखाना तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, un की हर एक टर्म ग्रेटर देन इक्वल है vn के साथ, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि आपका सीरीज un ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। आपको दो टर्म सीक्वेंस दी हुई है, un एक सीरीज दी हुई है, vn एक सीरीज दी है, दोनों की nth टर्म देखो,
समेशन यूएन की nth टर्म क्या होंगी यूएन, समेशन वीएन की nth टर्म क्या होंगी वीएन, दोनों को कर दो डिवाइड और इस पे लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर एक फाइनाइट नंबर एल आया इसका आंसर जो कि नॉन जीरो है, तो अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो वीएन कन्वर्जेंट रहेगा, वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन कन्वर्जेंट रहेगा, यूएन डाइवर्जेंट है तो वीएन डाइवर्जेंट रहेगा, वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन डाइवर्जेंट रहेगा। और अगर यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू है ये आ जाती है जीरो, तो आपको याद रखना है अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इतनी टेस्ट हमको याद हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा हमारी ये अपना लैम्बडा सीरीज वाली है ना, लैम्बडा वाली, तो लैम्बडा वाली सीरीज क्या थी, अगर आपको कोई सीक्वेंस इस फॉर्म में दी हुई है 1/n का पावर लैम्बडा कुछ इस फॉर्म में, तो अगर यहाँ पे लैम्बडा ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज क्या करेंगी कन्वर्ज करेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज क्या करेंगी डाइवर्ज करेंगी। फिर हमने देखा था ज्योमेट्रिक सीरीज वाली 1 + r + r² + r³ एंड सो ऑन। यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो क्या है r, अगर ये कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाली ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करती है कन्वर्ज करती है, नहीं तो फिर क्या करती है डाइवर्ज करती है। याद रखेंगे पक्के में। इतनी चीजें अगर आपको याद है तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। जो है पहला एग्जामिन फॉर convergence the infinite series। इसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है समेशन 1/n² प्लस a², ऐसा दिया हुआ है आपको। तो देखिए अब आपको सॉल्यूशन कैसे लेना है। अब देखो ये इस फॉर्म में समेशन un के फॉर्म में, तो इसकी nth टर्म un क्या होंगी, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे लेट un में ले लूंगा 1/n² प्लस a², ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है 1, डिनोमिनेटर में n का पावर क्या है 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में n के पावर कितने का फर्क है n² का फर्क है ऐसा। तो मैं एक नई सीक्वेंस ले लूंगा vn जिसकी वैल्यू मैं लूंगा 1/n²। क्यों, मैंने पढ़ा मैं 1/n लैम्बडा ये वाली सीरीज ले सकता हूं, है ना। जब भी लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होंगी, यहाँ पे क्या है 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज क्या करेंगी कन्वर्ज करेंगी। तो मैंने बताया था ना मैं हमेशा vn को ऐसी सीरीज लेता हूं जिसको मेरे को मालूम है कि वो कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। मेरे को मालूम यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज क्या करेंगी कन्वर्ज करेगी। और आपको इस तरीके से लेना है कि un vn को डिवाइड करने के बाद आपको सेम रेशियो मिले, n का पावर सेम मिले करके मैंने देखा। यहाँ पे न्यूमरेटर में n का कोई भी पावर नहीं था, डिनोमिनेटर था n का स्क्वायर, दोनों के बीच में कितने का फर्क है n² का, करके मैंने vn की वैल्यू 1/n²। अब आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप वैल्यू निकालते हैं un/vn की। un की वैल्यू क्या है 1/n² प्लस a² अपॉन vn की वैल्यू क्या है 1/n²। n² कहाँ पे है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपको मिला n² प्लस a² कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर क्या बताया था हमारे मास्टर ने, इस पे लगा दो लिमिट, कौन सी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn, क्या आएंगी वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n² प्लस a²। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर बरोबर सेम है, तो क्या करते थे हम लोग जब भी n टेंड करता है इंफिनिटी से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर अगर सेम आ जाए तो इनके सबसे बड़े पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दो डिवाइड, तो n² भी डिवाइड हो गया
एन स्क्वायर से, नीचे एन स्क्वायर भी डिवाइड हो गया एन स्क्वायर से, प्लस ए स्क्वायर भी डिवाइड हो गया एन स्क्वायर से। क्या किया मैंने? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन का स्क्वायर। तो क्या मिला मेरे को? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर कैंसिल होता है 1, एन स्क्वायर कैंसिल होता है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो अगर मैंने डिवाइड नहीं किया रहता तो एन स्क्वायर इंटू 1 एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एन स्क्वायर आ जाता डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे जाता? न्यूमरेटर में। फिर ऐसा क्यों किया? अब मैं जैसे ही लगाऊंगा एन टेंड्स टू इंफिनिटी तो क्या मिलेगा? 1 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगा तो 1 अपॉन 1 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है लिमिट के बाहर 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर कितना होगा? इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो 1 अपॉन 1 क्या आई वैल्यू? 1 आई। तो आपने प्रूव किया देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, इसकी वैल्यू आई 1। एक फाइनाइट नंबर है, n इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक फाइनाइट नंबर है और ये 0 भी नहीं है। ऑल्सो सीरीज vn क्या था यहाँ पे? 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये कैसी सीरीज होती है? कन्वर्जेंट, इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। याद है ना, जब भी n के पावर में 1 अपॉन n का फॉर्म है, n के पावर में 1 से बड़ा नंबर है तो कन्वर्जेंट सीरीज, 1 या 1 से छोटा नंबर है तो डाइवर्जेंट सीरीज। याद रखेंगे पक्के में। Vn कन्वर्जेंट है, रेशियो की वैल्यू 0 नहीं आ रही, एक फाइनाइट नंबर आ रही, तो आपका सीक्वेंस Un भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर समेशन Un इज ऑल्सो अ कन्वर्जेंट सीरीज आएगा। और आप एक चीज बताओ, UN से आपने क्या डिनोट किया था? 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। समझे? इजी कंसेप्ट है, पक्के में समझ रहा है। जिनको नहीं समझा सर पीटेंगे क्या? नहीं। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समेशन bn माइनस ए अपॉन bn स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी हुई है ऐसा। चलिए इसको ले लो un। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट un की वैल्यू मैंने ले लिया bn माइनस ए अपॉन bn स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पे n का पावर क्या है? 2, न्यूमरेटर में n का पावर क्या है? 1। तो दोनों में फर्क का है? सिर्फ और सिर्फ एक n का है। तो अब आप बताइए, मैं vn को क्या ले लूंगा? 1 अपॉन n। तो देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में n का जितने का फर्क होता है उस हिसाब से हम vn को डिनोट करते। तो मैंने vn को लिया 1 अपॉन n। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी? मैं निकालूंगा वैल्यू un अपॉन vn की। un की वैल्यू bn माइनस ए अपॉन bn स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय vn की वैल्यू 1 अपॉन n। n कहां पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहां पे जाएगा? न्यूमरेटर में। उधर का स्वागत कौन करेगा? bn। तो bn इंटू एन bn स्क्वायर माइनस a इंटू एन an आया डिवाइड बाय, ये कहां पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहां पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। आ गया। अब इस पे लगा दो लिमिट। देखो n का सबसे बड़ा पावर अब कैसा आ गया? सेम आ गया। आ गया। तब आप निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू क्या आएंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn स्क्वायर माइनस an अपॉन bn स्क्वायर प्लस an। अब डायरेक्टली डिवाइड कर दो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या रहता? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा पावर सेम हो जाता तो आप n के सबसे बड़े पावर से कर देते डिवाइड। तो bn स्क्वायर डिवाइड होगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कैंसिल, तो बचा b माइनस an डिवाइड होगा n स्क्वायर से, तो बचेगा a अपॉन n। समझा ना? an डिवाइड हुआ n स्क्वायर से, तो n उसका स्क्वायर कैंसिल होता है a अपॉन n अपॉन bn स्क्वायर डिवाइड होगा n स्क्वायर से, तो बचा b प्लस a स्क्वायर डिवाइड होगा n के स्क्वायर से, तो आएगा a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट लगा दो अब इसमें लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना, p कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगाऊंगा, कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। माइनस a कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी काय में लग रहा है 1/n पे, n के जगह रखो इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, 0 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 0 अपॉन b प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट है लिमिट के बाहर 1/n का स्क्वायर, n की वैल्यू है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो आंसर क्या आ जाएगा 0। याद रखना किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ गया तो आंसर आता है 0। तो b माइनस 0 अपॉन b प्लस 0 आ गया b अपॉन b, क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया। तो हमको मिला देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, इसका आंसर आ गया 1 एक फाइनाइट नंबर है और विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो कहां से लिख दे, ऑल्सो समेशन vn, जिसकी वैल्यू है vn आपने क्या लिया 1/n। ये कन्वर्जेंट सीरीज है कि डाइवर्जेंट सीरीज है? ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, इज डाइवर्जेंट, आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, इज डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट है? हमने पढ़ा है 1/n का पावर लैम्बडा, अगर यहाँ पे लैम्बडा लेस देन या इक्वल टू 1 भी हो जाए, जैसे इस केस में इक्वल टू 1 है तो सीरीज कैसी होती है डाइवर्जेंट, बट अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या होती है कन्वर्जेंट। अब आप बोल रहे हैं इनका रेशियो का आंसर आ रहा है 1 जो फाइनाइट नंबर है और 0 नहीं है, vn वाली जो आपकी सीक्वेंस है वो कैसी है डाइवर्जेंट है। तो इस केस में हमने पढ़ा था कि un और vn दोनों का बिहेवियर कैसा होता है आइडेंटिकल, तो अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी कैसी होंगी डाइवर्जेंट रहेंगे। तो देयरफॉर सीरीज un जिसकी वैल्यू हमने ली हुई है bn माइनस a अपॉन bn स्क्वायर प्लस a, ये भी कैसे रहेंगे डाइवर्जेंट रहेंगे। आगे समझ रहे आप कंसेप्ट? अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है दिमाग में, क्या करना है यहाँ पे, अभी भी अगर नहीं आया तो अगला देखो, समेशन 1/√n प्लस √n प्लस 1 है ऐसी सीरीज। चलिए बताइए क्या करेंगे आप, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप ले लेंगे इसको un, तो लेट un की वैल्यू क्या है 1/√n प्लस √n प्लस 1। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है √n, न्यूमरेटर में पावर है 1, तो मेरे को vn की टर्म्स किसके टर्म्स में बनाना पड़ेगा √n के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो ले लेता हूँ एंड vn की वैल्यू ले लेता हूँ 1/। अच्छा देखो यहाँ पे √n भी है, यहाँ पे √n प्लस 1 यानी √n के साथ एक कांस्टेंट नंबर, तो मैं vn को भी उसी फॉर्म में ले लेता हूँ, √n प्लस √n ले लेता हूँ, है ना, √n प्लस √n कितना हो जाएगा 1/2√n हो गया। मेरे को तो n से मतलब है, उसके सामने 2 आए 5 आए कुछ भी आए उससे कोई मतलब है क्या मेरे को? नहीं, मैं बस इनका कटकुट के आंसर 1 आ जाए इसके लिए ऐसा किया हूं। अगर आप सादा √n भी लोगे तो भी कुछ अलग आंसर आएगा क्या? नहीं, वहां पे रेशियो में कोई अलग नंबर बनेगा, वो भी एक फाइनाइट नंबर बनेगा, नॉन जीरो बनेगा, है ना। मैं बस इसलिए कि आइडेंटिकल बने करके ऐसा लिया हूं। मैंने √n लिया क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर कैसा बनाना पड़ता है सेम बनाना पड़ता है, तो मेरे को √n वाली वैल्यू 2 बार दिख रही थी तो मैंने vn में भी इसको लिख दिया 2 बार। मेरे को मतलब है n से, n का पावर है √n, मतलब n का पावर है 1/2 इज लेस देन 1 है। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी पावर ग्रेटर देन 1 है तो वो कैसा रहेगा कन्वर्जेंट रहेगा, अगर 1 है या लेस देन 1 है तो एक ऐसी सीरीज बन गई डाइवर्जेंट। तो vn यहाँ पे कैसी सीरीज हो गई डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। चलिए अब हम निकालेंगे वैल्यू काय की un अपॉन vn की। un क्या है 1/√n प्लस √n प्लस 1 डिवाइड बाय vn क्या है 1/2√n। अब बताओ ये वैल्यू कहाँ पे डिनोमिनेटर में कहाँ पे चली जाएंगी न्यूमरेटर में, और ये वैल्यू कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में।
आ गया? कोई भी दिक्कत? लगा दो इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टू अंडर रूट ऑफ n अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस, देखो यहाँ पे भी n का पावर 1/2 है सबसे बड़ा, यहाँ पे भी n का पावर 1/2 है सबसे बड़ा, सेम आ गया पक्के में। तो चलिए अब मैं रूट n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देता हूँ डिवाइड, तो क्या मिलेगा मेरे को? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 2 जैसा था वैसा, रूट n डिवाइड होगा रूट n से, तो क्या आएगा आंसर? 1। रूट n डिवाइड होगा रूट n से, तो क्या आएगा आंसर? 1 प्लस अंडर रूट n डिवाइड होगा रूट n से, तो क्या आएगा आंसर? 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन n आएगा। समझा कैसे कि ये वाली चीज समझी ना? 2 रूट n था अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 था, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया रूट n से, तो 2 रूट n भी डिवाइड हुआ रूट n से, नीचे रूट n भी डिवाइड हुआ रूट n से, प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 भी डिवाइड हुआ रूट n से, तो ऐड 2 रूट n कैंसिल तो बचा 1, रूट n कैंसिल तो बचा 1, यहाँ पे कॉमन रूट डालेंगे तो n प्लस 1 दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे n से, n कट गया था 1 प्लस 1 अपॉन n आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, लगा दीजिए अब यहाँ पे लिमिट, तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अप्लाई कर देते हैं। तो चलो 2 1 2 कांस्टेंट, उस पर लिमिट लगेगा क्या? नहीं। 1 कांस्टेंट, उस पर लिमिट लगेगा क्या? नहीं। प्लस साइन जैसा था वैसा, अंडर रूट ऑफ 1 जैसा था वैसा, 1 अपॉन n की वैल्यू है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता? 0। रूट 1 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो आंसर है 2/2 जो आता है 1। तो आप बोल सकते देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, इसकी वैल्यू कैसे आई? 1, 1 एक फाइनाइट नंबर है एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो ये जो सीरीज थी आपके पास कौन सी? समेशन vn, जिसकी वैल्यू आपने लिए समेशन 1 अपॉन 2 रूट n लिए इसको, यहाँ पे n का पावर क्या है? 1/2 है, n का पावर 1/2 मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 आई तो ये सीरीज कैसी रहती? इज डाइवर्जेंट। तो अगर Vn डाइवर्जेंट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn, इसकी वैल्यू आ रही है फाइनाइट विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा था इस पे un और Vn दोनों आइडेंटिकल प्रॉपर्टी दिखाते, यहाँ पे Vn कैसी है? डाइवर्जेंट। तो देयरफॉर सीरीज un इज आल्सो डाइवर्जेंट आएगा। फिर नेक्स्ट इसमें un की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इजी है। अरे इससे ज्यादा आसान क्या ही मिलेगा जीवन में, समझ रहा है? अरे पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, किसी कोई बाउंसर नहीं जा रहा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ n अपॉन n का पावर 4 प्लस 2 है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो मैं इसको लूंगा u, तो सॉल्यूशन में लिख दूंगा लेट un की वैल्यू आ जाए अंडर रूट ऑफ n अपॉन n का पावर 4 प्लस 2 आ जाए ऐसा। अब आप अगर यहाँ पे समझे तो पहला तो अगर un रूट के अंदर है तो मेरे को vn की भी वैल्यू किसके अंदर लेना पड़ेगा? रूट के अंदर लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में पावर का फर्क देखो, n का पावर है 4, n का पावर है 1, दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। तो मेरे को रूट के अंदर चाहिए n का क्यूब चाहिए, तो मैं लूंगा एंड bn की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n का क्यूब आ गई वैल्यू। देखिए कितना आसान रहता निकालना। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या देखना है? n के पावर का डिफरेंस un में, जो भी डिफरेंस है उसको vn में चिपका दो। अब क्योंकि यहाँ पे un वाली टर्म रूट के अंदर थी, मैंने vn को भी काय के अंदर लिया हूं? रूट के अंदर। n का पावर 3 और उसका पावर है रूट 2, रूट 2 का मतलब क्या होता? इसका पावर 1 अपॉन 2, यानी आएगा n का पावर 3/2। 3/2 कितना होता? 1.5 होता है, 1.5 मतलब इट इज ग्रेटर देन 1, समझ रहा है ना? ये हो गया n का पावर 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 अपॉन n का पावर लैम्बडा, जहां पे लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन
1 आए तो ये सीरीज कैसी रहेंगी, कन्वर्जेंट रहेगी। समझ रहा है पक्के में। चलिए अब फिर से वैल्यू निकालेंगे un अपॉन vn की। un की वैल्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट ऑफ n अपॉन n टू द पावर 4 प्लस 2 अपॉन vn की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n का क्यूब। अंडर रूट ऑफ n का क्यूब कहां पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में उसका स्वागत कौन करेगा, रूट n। तो यहाँ पे n का क्यूब इंटू n क्या हो जाएगा, रूट के अंदर n का पावर 4 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है इसके पास n का पावर 4 प्लस 2। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर कैसा आ गया, सेम। लगा दो लिमिट, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn। क्या आएंगे इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 अपॉन n का पावर 4 प्लस 2। क्या करते, जब भी n टेंड करता है इंफिनिटी पे n हमेशा आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, कहाँ से, n के सबसे बड़े पावर से। तो n का पावर 4 डिवाइड बाय n का पावर 4 क्या बचेगा 1। n का पावर 4 डिवाइड बाय n का पावर 4 क्या बचेगा 1 प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा n के पावर 4 से। लगा दो लिमिट। न्यूमरेटर में आपके पास कोई नंबर है क्या, नहीं, तो आ गया 1 एज इट इज, डिवाइड बाय 1 जैसा था वैसा, प्लस 2 अपॉन n का पावर 4। n की वैल्यू है इंफिनिटी, इंफिनिटी का कोई पावर इंफिनिटी, तो 2 अपॉन इंफिनिटी क्या आएंगी वैल्यू 0। 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 1 होता है। तो क्या आ गया इसका आंसर 1 आ गया। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn। इसका आंसर आ गया 1। 1 कैसा नंबर है, एक फाइनाइट नंबर, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो जो आपकी सीक्वेंस थी vn, जिसको हमने डिनोट किया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n के क्यूब से, मतलब समेशन 1 अपॉन n के पावर 3/2 से। n का पावर है 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 मतलब ग्रेटर देन 1। तो सीरीज कैसी होंगी, कन्वर्जेंट। देयरफॉर also series is convergent। अगर un अपॉन vn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक फाइनाइट नंबर आ जाए विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो un और vn की प्रॉपर्टी कैसी होती है, आइडेंटिकल, जब तक आप कन्वर्जेंस की बात करें। मतलब अगर un कन्वर्ज करेगा तो vn भी कन्वर्ज करेगा, vn कन्वर्ज करेगा तो un भी कन्वर्ज करेगा, vn डाइवर्ज करेगा तो un भी डाइवर्ज करेगा। यहाँ पे vn कैसा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो देयरफॉर समेशन un जिसकी वैल्यू है n अपॉन n टू द पावर 4 प्लस 2, ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन। जैसे अगर हमको क्वेश्चन बोल दे कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 का पावर 4 1 अपॉन n का पावर n अप टू इंफिनिटी। इसका आपको चेक करना है कन्वर्जेंस, यानी वो कन्वर्ज होती है कि डाइवर्ज होती है, ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है n का पावर n, तो ये जो अभी तक मैं जो मेथड लगा रहा था इसको मैं लगा सकता क्या, नहीं। यहाँ पे मेरे पास n के सादे पावर थे, है ना, जो मैं आराम से डिफरेंस निकाल के काम कर सकता था। यहाँ पे तो n का पावर n दिया हुआ है, तब मेरे को लगाना पड़ेगा फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। मतलब मैं अगर यहाँ पे un की बात करूँ तो मेरे को दिया हुआ है 1 अपॉन n का पावर n। अब मेरे को vn का कुछ जुगाड़ करना है। अब vn का मैं जुगाड़ कैसे करूंगा, मैं ढूंढूंगा n के पावर n की रिलेशन किसी तो भी नंबर के साथ। चलो अब मैं देखता हूं n के पावर n की रिलेशन 2 के पावर n के साथ, ठीक है।
अब मैं पहले देख लूंगा 2 का पावर n वाली सीरीज किस तरीके से रिएक्ट करती है। देखो 1/n का पावर n था तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया n का पावर n और 2 का पावर n। तो यहाँ पे सीरीज पहले क्या बनेंगी, n की जगह 1 रखूंगा तो 1/2। समझ रहा है ना, मेरे को इसको कंपेयर करना था 1/n का पावर n 1/2 का पावर n करना था। तो मैंने इसको लिया, पहला नंबर n की जगह 1 रखूंगा तो 1/2, 2 रखूंगा तो 1/2 का स्क्वायर, 2 की जगह 3 रखूंगा, n की जगह 3 रखूंगा तो 1/2 का क्यूब, फिर 4 रखूंगा तो 2 का पावर 4। यानी देखो 1/2 पहली टर्म थी, उसमें फिर से 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/2 का स्क्वायर, फिर से 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/2 का क्यूब। ये क्या आ रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसपे आपको कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या दी है, 1/2। एक ज्योमेट्रिक सीरीज जिसपे कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2 विच इज लेस देन 1। ये कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो मैं हमेशा ऐसी सीरीज ही लूंगा वहां पे जो कन्वर्ज करेंगे कि डाइवर्ज करेंगे, ये मेरे को मालूम है। जैसे मेरे को मालूम, अगर मैं 2 के पावर n वाली सीरीज लूंगा तो ये हमेशा कैसी करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। तो पहला डाउट क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे 2 के पावर को ही क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैंने बताया था Vn हम ऐसी सीक्वेंस लेते हैं जो कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, ये हमको मालूम रहना चाहिए। तो मेरे को मालूम 2 का पावर n, ये वाली सीरीज क्या करेंगी, कन्वर्ज। 2 का पावर n मतलब 1/2 के पावर n की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम शुरुआत ऐसी डायरेक्टली कंपेयर करते हैं क्या, नहीं, हम इनके रेसिप्रोकल को कंपेयर करते हैं। n के पावर n और 2 के पावर n को कंपेयर करके देखते हैं। चलो n की पहली वैल्यू अगर मैं लूँ तो क्या आएगा, 1 का पावर 1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 लूंगा तो आएगा 2 का पावर 1 आएगा। 1 का पावर 1 छोटा है 2 के पावर 1 से, आ रहा है। चलिए दूसरा चेक करते हैं हम लोग। अब ले लेता हूं मैं n की वैल्यू, पहले क्या लिया था मैंने 1, अब ले लेता हूं n की वैल्यू 2। यहाँ पे क्या आएगा 2 का पावर 2 जो होता है 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 जो होता है 4। दोनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। अब मैं लेता हूं n का पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब, आएगा 3 का क्यूब 27। यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा 8। तब मेरे को दिखा 27 बड़ा है 8 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद n की वैल्यू अगर मैं 4 लूँ तो आ जाएगा 4 का पावर 4। यहाँ पे आएगा 2 का पावर 4। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, तो 4 का पावर 4 भी बड़ा रहेगा 2 के पावर 4 से, तो यानी टर्म रहेंगी ग्रेटर। फिर मैं अगर n की वैल्यू लेता हूँ 5 तो क्या आएगा 5 का पावर 5, और यहाँ पे आएगा 2 का पावर 5। मेरे को मालूम 5 बड़ा है 2 से, तो 5 का पावर 5 भी बड़ा रहेगा 2 के पावर 5 से। तो आप देख रहे हैं n की वैल्यू 3 के बाद से, ठीक है, n की वैल्यू 3 के बाद से आपका n का पावर n 2 के पावर n से बड़ा आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे क्लियरली n का पावर n ये बड़ा आएगा 2 के पावर n से फॉर एवरी n जो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 3 से। पढ़े हमने ऐसा कि अगर आप n की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है, उसके बाद आप कोई भी नंबर ले लो तो आपका n का पावर n हमेशा बड़ा आएगा 2 के पावर n से। पहले तो 2 का पावर n क्यों लिए समझ में आया आपको, क्योंकि हमको मालूम 1/2 का पावर n ये कैसी सीरीज होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। क्यों कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जहां पे कॉमन रेशियो की वैल्यू है 1/2। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है तो हमको मालूम ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी रहती है, कन्वर्जेंट रहती है। समझा यहाँ तक। अच्छा एक चीज बताओ, अगर n का पावर n बड़ा है 2 के पावर n से तो इनका रेसिप्रोकल 1/n का पावर n ये कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1/2 के पावर n से फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों लिख रहे हैं, याद है ना आप लोगों को, याद है हम लोगों ने लिखा था un इज लेस देन या इक्वल टू vn फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहां पे m क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर रहना चाहिए। 3 क्या है यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर है।
है, तो 3 से बड़े कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, आपको हमेशा 1/n का पावर n छोटा मिलेगा 1/2 के पावर n से। कर दिया वाला पॉइंट प्रूव आपने। और आपको मालूम है ये वाली सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ऑल्सो सीरीज कौन सी, 1/2 का पावर n। ये क्या होता, पहले n की जगह 1 रखो तो आएगा 1/2, फिर n की जगह 2 रखो तो आएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का क्यूब, ऐसा चलते जाएगा। इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो। कितना है कॉमन रेशियो, 1/2 है ना। हर एक टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको अगली टर्म मिलती जाएंगी। और ये 1/2 कैसा है, लेस देन 1 है। तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर समेशन 1/2n, ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। देयरफॉर बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, क्या पढ़े थे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट आप लोगों ने, अगर आपका Vn ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। देखो Vn कैसा है, कन्वर्जेंट है। सेकेंड, Un की टर्म ये लेस है या इक्वल है Vn से फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहां पे m क्या रहना चाहिए, एक नेचुरल नंबर रहना चाहिए। अब देखो यहां पे un वाली टर्म लेस है किससे, Vn वाली टर्म से फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जहां पे 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाऊं इसमें, क्योंकि Vn कन्वर्जेंट है तो Un भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर सीरीज UN हमने कैसे डिनोट किया है, यहाँ पे UN को हमने डायरेक्टली डिनोट नहीं किया, तो सीरीज 1/n का पावर n इज n का पावर n इज कन्वर्जेंट। कैसे आ जाएंगे वाली सीरीज, कन्वर्जेंट आ जाएंगे। क्यों आई समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखे समझ में आया, आपको क्या क्या चीजें चेक करना है ये समझ में आ रहा है। 2 का पावर n हमने हमारी मर्जी से लिया है क्या, नहीं, हम लोग हमेशा ऐसी सीरीज लेने की कोशिश करते जो हमको मालूम रहे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। मेरे को मालूम कि मैं n के पावर n और 2 के पावर n को बड़े आराम से कंपेयर कर सकता हूं, करके मैंने वाली वैल्यू लिया। समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है सबको। अब जैसे आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देके, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज समेशन n की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी 1/n² log n, कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है 1/n² log n दिया हुआ है। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखो फिर से हमको इसको कंपेयर करना है, किस किस को, 1/n² log n को किसी तो भी नंबर से कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेते हैं। n² log n को कंपेयर करो किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ n² के साथ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, आपको एक और चीज याद रखना है यहाँ पे, log टू द बेस e ऑफ 3, इसकी वैल्यू आती है 1 पॉइंट समथिंग। क्या आती है इसकी वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग आती है। बाकी अगर आप log टू द बेस e2 भी लेंगे तो इसका आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये याद होनी चाहिए, क्या, कि log टू द बेस e ऑफ 3 इसकी वैल्यू आती है 1 पॉइंट। यहाँ पे log के बेस में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब क्या दिया हुआ है, e दिया हुआ है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको एक चीज मालूम कि जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमको एक नंबर बड़ा मिलता है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ले लूं, n की वैल्यू ले लूं 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 इनटू, मैंने बताया log 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग में होती है
है ना। 1 पॉइंट समथिंग मतलब पकड़ लो 1.01 में ले लेता हूँ अभी को, ठीक है। log 3 की मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा हूं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि log 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आती है, यानी 1 से बड़ी आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n का स्क्वायर 9। अब बताओ 9 से बड़ी वैल्यू है ना, 1 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, n स्क्वायर इंटू कुछ भी नहीं, यानी क्या है 1 है। जब आप सेम नंबर को 1 के बजाय 1 से थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है आपको वैल्यू कैसे मिलेंगी, थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी, मिलेगी पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। याद रखना आपके पास कैल्सी आप चेक कर लो, log टू द बेस ई वाला आपके कैल्सी में ln जो रहता है ना वो होता है log टू द बेस ई, उस पर वैल्यू डाल के देखो, log 1 की, log 2 की, log 3 की, आप देखो आपको जैसे आप log टू द बेस ई ऑफ 3 लोगे ना 1 पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो आप निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करो n के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर के साथ करेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जब भी आप एक वैल्यू को जो 1 से बड़ी है किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर बड़ा मिलता है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे क्लियरली n स्क्वायर log n, ये बड़ा आएगा n स्क्वायर से, आएगा पक्के में। ये n स्क्वायर से बड़ा क्यों आएगा मालूम है ना आप लोगों को, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ तो भी आ रही है, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई होना तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 सीधी सी बात है छोटा रहेगा 1 पॉइंट किसी वैल्यू से। अब मैं इधर भी n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n स्क्वायर इंटू 1 पॉइंट किसकी वैल्यू थी, log n की, ये बड़ा आ गया किससे, 1 इंटू एन स्क्वायर मतलब n स्क्वायर से आएगा। लेकिन ये वैल्यू ट्रू कब होंगी, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर 3 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ही ये वैल्यू कैसी आती है, ट्रू आती है। अब लो इसका रेसिप्रोकल, देयरफॉर 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन, ये कैसा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में, सीधी सी बात है। एन स्क्वायर अगर नंबर एक, एन स्क्वायर लॉग एन बड़ा है इस एन स्क्वायर से, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका रेशो छोटा आता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं। अब देखो आपने बता दिया कि un की टर्म लेस है vn के टर्म्स के साथ फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, बस कि vn जो है ये कैसी टर्म है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और vn कन्वर्जेंट है कि नहीं है, यहाँ पे है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में, 1 अपॉन n लैम्बडा के फॉर्म में। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, 2 ली हुई है। लैम्बडा की वैल्यू आपने क्या ली है, यहाँ पे 2 ली हुई है। 2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब भी लैम्बडा का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आपकी सीरीज कैसी आती है, कन्वर्जेंट आती है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो सीरीज 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि आपकी सीरीज vn कैसी है, कन्वर्जेंट है। साथ साथ आपने बता दिया कि un की टर्म लेस आ रही है किससे, vn से, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो कौन सी टेस्ट, देयरफॉर बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट आप क्या बोल सकते हैं, अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट। तो आप लिखेंगे समेशन n इक्वल टू 2 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग n, ये भी कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऐसी टर्म ढूंढना है जो आपको मालूम हो कि वो कन्वर्जेंट आएंगी कि डाइवर्जेंट आएंगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। जैसे अगर मेरे को एक टर्म दी हुई है टेस्ट, ये समझ गया ना, आपको ये करना है, एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस, समेशन अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 माइनस 1, ऐसे एक टर्म आपको दी हुई है। पहले तो चीज मेरे को ये मालूम है
कि यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। मैं लगाने वाला हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो मैं भूल के भी इसको न्यूमरेटर में रखूंगा क्या? नहीं। तो पहले मेरे को यहाँ पे सीक्वेंस को करना पड़ेगा चेंज। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लेंगे लेट un की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 माइनस 1 है। जब भी आपको सिर्फ न्यूमरेटर में n दिख रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करते हैं? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। मतलब अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या रहता? ए स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ गया n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा n टू द पावर 4 माइनस 1। और डिवीजन में क्या आ गया इसका? अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 माइनस 1। तो क्या मिली वैल्यू? n टू द पावर 4 में से n टू द पावर 4 क्या गया? 0 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 माइनस n। तो आगे मेरे पास un की वैल्यू आ गई। मेरे को एक बार un मिल गया, फिर मैं लूंगा vn की वैल्यू। तो लेट vn कैसे लेते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो अच्छे से। यहाँ पे न्यूमरेटर में n का कोई भी पावर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। डिनोमिनेटर में दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर n का पावर 4। तो मेरे को क्या वैल्यू लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट के अंदर n का पावर 4। मैं हमेशा आइडेंटिकल लेता। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है तो 2 ले लिया। अंडर रूट के अंदर n टू द पावर 4 प्लस 1 था, मैंने लिया सिर्फ n टू द पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n टू द पावर 4 माइनस 1 था, मैंने लिया सिर्फ n टू द पावर 4 लिया। कोई भी दिक्कत? आएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, होता है 1 अपॉन n का स्क्वायर है। तो मैंने ये आधी सीक्वेंस लिया। फिर कैसे ले रहा समझ रहा है? ये इसलिए ले रहा हूं ताकि वैल्यूज कटने के बाद सीधा साधा मेरे को 1 ही मिल जाए। यहाँ पे मेरे को कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिले तो चलता है, लेकिन n का पावर क्या लूंगा ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? हम देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में पावर का कितना फर्क है। न्यूमरेटर में n का पावर क्या है? 0। डिनोमिनेटर में n का पावर क्या है? n का पावर है 4, लेकिन रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर n का पावर 4 है। मतलब मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी ले सकता था। रूट के अंदर n का पावर 4 है, मतलब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर होगा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, तो 4 डिवाइड होगा 2 से, तो क्या आएगा आंसर? तो दोनों के बीच में फर्क कितने का है? n के स्क्वायर का। तो मैं चाहूं तो vn की वैल्यू डायरेक्ट 1 अपॉन n स्क्वायर भी लिख सकता हूं। कैसे लिखा समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? आप लिखाएंगे वैल्यू un अपॉन vn की। क्या है un की वैल्यू? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 माइनस 1 अपॉन vn की 1 अपॉन n का स्क्वायर। 2 जैसा था वैसा, n स्क्वायर है डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला गया? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या? अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n का पावर 4 माइनस। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर आ गया सेम। यहाँ पे n का स्क्वायर है, यहाँ पे n का पावर 4, लेकिन रूट के अंदर, मतलब क्या है? n का स्क्वायर। ऐसा डायरेक्ट कंपेयर करना नहीं आता तो इसको रूट के अंदर डाल लो। अगर मैं इसको रूट के अंदर डालूंगा तो मैं क्या लिख सकता? n स्क्वायर का स्क्वायर। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट रहा है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ n का पावर। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं अब लगा दूंगा इसमें लिमिट। तो therefore limit n tends to infinity un अपॉन vn। क्या आएगा इसका आंसर? लिमिट n tends to infinity un अपॉन vn। क्या है वैल्यू? 2n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n टू द पावर 4 माइनस 1। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n का पावर प्लस 4 प्लस 1। ये भी डिवाइड होगा n स्क्वायर से, मतलब अंडर रूट ऑफ n का पावर प्लस 4 के डिवाइड होगा अंडर रूट ऑफ n के पावर
4 से, मतलब अंडर रूट ऑफ एन का पावर 4 प्लस 1, ये डिवाइड होगा एन के पावर 4 से, तो क्या आएगा एन का पावर 4 एन का पावर 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 डिवाइड होगा एन के पावर 4 के साथ, प्लस फिर से एन का पावर 4 एन का पावर 4 कैंसिल होता है 1 माइनस 1 डिवाइड होगा एन के पावर 4 से। होगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमको लगाना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, टू कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगाऊंगा, कुछ भी चेंज होगा नहीं था, अगर 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन की जगह आ गया इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आती वैल्यू 0, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आती वैल्यू 0, दैट 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 कितना आ गया आंसर 1 आ गया। तो देखते हैं आप जब भी ऐसा आइडेंटिकल लेते हुए चलते हो ना तो एंड में आंसर 1 आ जाता है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn, इसका आंसर आया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो मेरे को मालूम है क्या, सीक्वेंस सीरीज vn, सीरीज vn मैंने क्या लिया हूं 1 अपॉन n का स्क्वायर लिया हूं, n की वैल्यू क्या है 2 है ना, n के पावर में क्या है यहाँ पे 2 है, n टू द पावर लैम्बडा याद है ना 1 अपॉन n टू द पावर लैम्बडा, लैम्बडा जब भी आता है ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कैसी होती है कन्वर्जेंट, 2 बड़ा है 1 तो सीरीज कैसी है इज कन्वर्जेंट। अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn या एक फाइनाइट वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0 तो un और vn कैसे रहते हैं आइडेंटिकल, तो अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कैसा आएगा कन्वर्जेंट, तो देयरफॉर सीरीज un इज कन्वर्जेंट। आएगी कोई भी दिक्कत? तो आप देख रहे हैं इसमें अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत लेने की जरूरत है क्या नहीं, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। examine the convergence of series summation sin of 1 अपॉन n। अब आपको सीरीज दी हुई है साइन ऑफ 1 अपॉन n दी हुई है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मैं इसको ले लूंगा u ऑफ n, तो लेट un मैंने ले लिया साइन ऑफ 1 अपॉन n ले लिया, तो अब मेरे को vn भी लेना पड़ेगा। vn कैसे लेते हैं हम लोग एंड vn, यहाँ पे देखो 1 है डिवीजन में n है, तो vn की वैल्यू भी क्या ले लूंगा 1 अपॉन n ले लूंगा। लगाओ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n, और अगर आप लोगों को याद हो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट थीटा टेंस टू 0 पढ़े थे 11th में, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। देखो थीटा टेंस टू 0 है कि नहीं है, मतलब समझो कंसेप्ट था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, वैल्यू लगाऊंगा तो क्या आएगा साइन 0 बाय 0, फॉर्म बन रहा क्या लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, तो साइन 0 बाय 0 का जब भी फॉर्म आया था आंसर क्या आता 1 आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है आपके पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। ठीक है, किससे रिलेटेड कंसेप्ट है ये साइन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, मतलब थीटा की जगह 0 रखने के बाद क्या फॉर्म आएगा साइन 0 बाय 0, तो साइन 0 बाय 0 का जब भी फॉर्म आया था आंसर क्या था 1, n के जगह रखो इंफिनिटी साइन 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0 डिवाइड बाय 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, साइन 0 बाय 0 जब भी फॉर्म आया आंसर क्या आता 1 आता। ऑल्सो कौन सी सीरीज 1 अपॉन n, ये कैसी है डाइवर्जेंट, क्यों 1 अपॉन n का पावर लैम्बडा, अगर लैम्बडा की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 है यानी 0 से बड़ी बट 1 से छोटी या इक्वल है, तो यानी सीरीज हमेशा कैसी आती है
डाइवर्जेंट आती है, लेकिन अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो कन्वर्जेंट आती है। अब देखो आपने बोला लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un अपॉन vn, इसकी वैल्यू आ रही है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। एक फाइनाइट नंबर है, साथ साथ नॉन जीरो है, और जो सीरीज vn ये डाइवर्ज कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर vn डाइवर्ज करेंगे तो un भी क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगे। तो आप बोलेंगे देयरफॉर सीरीज साइन 1 अपॉन n इज डाइवर्जेंट। समझे? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर ये वाले टॉपिक को यहीं पे रोक देते हैं। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन 1 अपॉन n का पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन n। क्या दिया हुआ है आपको, आपको इस सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। किसका, समेशन 1 अपॉन n का पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन n। तो चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट इसको ले लेंगे un की वैल्यू ले लिया वहां पे 1 अपॉन n का पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन n। एक चीज बताओ, पावर में अगर एडिशन है मतलब वो वैल्यू क्या हो रही होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू एन का पावर अल्फा इंटू एन का पावर 1 अपॉन n ले सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों को ये नहीं मालूम कि अब हम bn की वैल्यू क्या ले सकते हैं। मेरे को मालूम n के पावर में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो सीक्वेंस है वो n के पावर में है। यहाँ पे n के दो पावर अवेलेबल है आपके पास, एक है n का पावर अल्फा, एक है n का पावर 1 अपॉन n। दोनों में से आसान कौन है, n का पावर अल्फा आसान है, क्योंकि n का पावर 1 अपॉन n और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा क्वेश्चन को। तो मैं vn को ले लूंगा 1 अपॉन n का पावर अल्फा ले लूंगा। लगा दीजिए अब इसमें un अपॉन vn का रेशियो, तो क्या मिलेगा, un की वैल्यू है 1 अपॉन n अल्फा प्लस 1 अपॉन n। इसको डिवाइड कर दो vn से, जो है 1 अपॉन n का पावर अल्फा। n का पावर अल्फा कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जो है n का पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन n, जिसकी वैल्यू क्या आती, n का पावर अल्फा इंटू n का पावर 1 अपॉन n। n का पावर अल्फा, n का पावर अल्फा कैंसिल होता है, 1 अपॉन n का पावर 1 अपॉन n। अब लगा दो इसमें लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। क्या आएंगी इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn क्या है, 1 अपॉन n का पावर 1 अपॉन n आया। क्या आएंगी इसकी वैल्यू, 1 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लगेगा तो आएंगे आंसर 1। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n, इसका भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। पढ़े हैं, अभी आपको फॉर्मूला लिखा के दिया था, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का पावर 1 अपॉन n की जगह रखो इन्फिनिटी, तो आएगा इन्फिनिटी का पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इन्फिनिटी का पावर 0 क्या लेते हम लोग, 1 लेते याद है पक्के में। तो क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, इसकी वैल्यू आई 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। कैसी आ रही है ये, फाइनाइट आ रही है ऑल्सो सीरीज vn। क्या है vn की वैल्यू, 1 अपॉन n का पावर अल्फा। अब ये सीरीज डाइवर्जेंट रहेंगी कि कन्वर्जेंट रहेंगी, ये दिक्कत की बात है। क्यों, अल्फा की वैल्यू क्या है हमको मालूम नहीं है, तो आप लिखेंगे ये सीरीज इज कन्वर्जेंट कब, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, एंड डाइवर्जेंट कब, व्हेन अल्फा इज लेस देन या इक्वल टू 1। हमने पढ़ा था ना 1 अपॉन n का पावर लैम्बडा, ये कैसी रहती, कन्वर्जेंट रहती कब, जब लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पे लैम्बडा की जगह बस अल्फा है, तो हमने लिखा है कन्वर्जेंट रहेगी कब, जब अल्फा की वैल्यू रहेंगी ग्रेटर देन 1।
और हमने पढ़ा था ये होती है डाइवर्जेंट कब, वन अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू वन। तो एक डाइवर्जेंट आएगी कब, जब अल्फा की वैल्यू आएंगी लेस देन इक्वल्स टू वन रहेगी। हमने पढ़ा था अगर कभी भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इसकी एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो un और vn दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, आइडेंटिकल। यहाँ पे vn कन्वर्जेंट है तब un भी कन्वर्जेंट रहेगा। यहाँ पे जब vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट रहेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस un, सीरीज un। क्या है सीरीज un की वैल्यू, 1 अपॉन n टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन n इज कन्वर्जेंट कब, इफ लैम्बडा इज लेस देन 1 एंड इज डाइवर्जेंट कब, इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों का आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।